नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रवण है। मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर के पास लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर बसे एक गांव का सीधा साधा आदमी हूं। आज जो दास्तान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मेरे साथ हुए एक ऐसे भयानक हादसे की है जिसकी मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। वो हादसा मेरी रूह में इस कदर बस गया है कि आज भी जब मैं किसी सुनसान सड़क पर रात में अपना ट्रक चलाता हूं तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और ये कोई आज की बात नहीं है। मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 20 साल हो गए हैं। इन 20 सालों में मैंने देश के न जाने कितने कोने कोने में अपने ट्रक का पहिया घुमाया है। दिन हो या रात, गर्मी हो या बरसात, मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा हाईवे और मेरे ट्रक के केबिन में ही गुजरा है। जाहिर सी बात है, जब आप इतना लंबा सफर करते हैं तो अजीब अजीब किस्से कहानियां सुनने को मिलती हैं। बहुत से ड्राइवर भाई रात में सफर करते हुए अजीब परछाइयों को देखने का या किसी सुनसान ढाबे पर अजीब लोगों से मिलने का दावा करते थे। मैं उनकी बातें सुन तो लेता था, पर कभी यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था कि ये सब उनके मन का वहम है या फिर रात भर जाग कर गाड़ी चलाने की वजह से होने वाला कोई धोखा है। हमारे गांव में भी भूत प्रेत, टोना टोटका और नजर लगने जैसी बातें बहुत होती थीं। बचपन में मैंने भी अपनी दादी से कई कहानियां सुनी थी, लेकिन बड़े होने के साथ साथ मुझे ये सब बातें बचकानी लगने लगी थी। मेरा मानना था कि असली भूत तो गरीबी और भुखमरी है, जिससे लड़ने में ही आदमी की पूरी जिंदगी निकल जाती है। पर मेरे साथ जो हुआ उसने मुझे यह मानने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो हमारी समझ और विज्ञान से कोसों दूर हैं। ये उस समय की बात है जब मुझे लखनऊ के पास एक बड़ी कपड़ा मिल में पानीपत की एक फैक्ट्री से नई मशीनें पहुंचानी थी। माल काफी कीमती था और कंपनी ने मुझे कहा था कि इसे जल्द से जल्द और सुरक्षित पहुंचाना है। मैंने सुबह सुबह पानीपत से अपना ट्रक लोड किया और लखनऊ के लिए निकल पड़ा। सफर लंबा था तो मैंने मन में हिसाब लगा लिया था कि अगर मैं लगातार चलता रहा तो अगली सुबह तक आराम से पहुंच जाऊंगा। दिन का सफर तो हमेशा की तरह आराम से कट गया। मैंने दोपहर में एक ढाबे पर रुककर खाना खाया, थोड़ा आराम किया और फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। शाम ढल चुकी थी और रात का अंधेरा धीरे धीरे सड़क को अपनी आगोश में ले रहा था। मैं एक स्टेट हाईवे पर था जो मुख्य नेशनल हाईवे से कटकर अंदर की तरफ जाता था। यह रास्ता थोड़ा सुनसान था, लेकिन दूरी कम कर देता था, इसलिए ज्यादातर ट्रक वाले इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। रात के करीब 11 बज रहे होंगे। सड़क के दोनों तरफ घने खेत और पेड़ों के सिवा कुछ नहीं था। मीलों तक कोई गांव या शहर की रोशनी नहीं दिख रही थी। मैं अपनी ही धुन में पुराने गाने सुनते हुए ट्रक चला रहा था कि तभी अचानक मेरे ट्रक के इंजन से एक अजीब सी घरघराहट की आवाज आने लगी। मैंने पहले तो इसे नजरअंदाज किया, सोचा कि शायद पुराने ट्रक का इंजन है, कभी कभी आवाज कर देता है। लेकिन धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगी और ट्रक की रफ्तार भी कम होने लगी। मैंने डैशबोर्ड पर देखा तो इंजन टेम्परेचर की सुई लाल निशान को छू रही थी। मेरे माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। मैंने सोचा कि ट्रक को रोककर देखना पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है। मैंने सड़क के किनारे एक खाली जगह देखकर ट्रक को रोका और केबिन से नीचे उतरा। टॉर्च जलाकर जब मैंने बोनट खोला तो इंजन से गर्म भाप का एक गुब्बार मेरे चेहरे पर आया। रेडिएटर का पानी लगभग सूख चुका था और इंजन बुरी तरह से गर्म हो गया था। अब मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया था। इस सुनसान सड़क पर रात के इस पहर में मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने अपना मोबाइल निकालकर देखा तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब मेरे पास सुबह का इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैं वापस केबिन में आकर बैठ गया और सोचने लगा कि रात कैसे कटेगी। तभी मुझे एक और अजीब चीज महसूस हुई। बाहर जो हवा बिल्कुल शांत थी, अब उसमें एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी और एक घना कोहरा न जाने कहां से आकर चारों तरफ फैलने लगा। कोहरा इतना घना था कि ट्रक की हेडलाइट की रोशनी भी कुछ ही फीट दूर जाकर दम तोड़ रही थी। मुझे यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि गर्मियों के इस मौसम में ऐसा घना कोहरा पड़ना बहुत ही अजीब बात थी। मैं केबिन में बैठा बाहर के इस अजीब मंजर को देख ही रहा था कि तभी कोहरे के बीच मुझे सड़क से थोड़ी दूर एक पतली सी कच्ची सड़क अंदर की ओर जाती हुई दिखाई दी। उस सड़क के मुहाने पर एक पुराना झंग लगा हुआ बोर्ड भी लगा था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन कोहरे और अंधेरे की वजह से पढ़ना नामुमकिन था। मुझे लगा कि शायद यह रास्ता किसी पास के गांव की तरफ जाता हो, जहां से मुझे मदद मिल सकती है। मैंने सोचा कि ट्रक के पास रुककर सुबह का इंतजार करने से बेहतर है कि चलकर देखा जाए।
शायद कोई गांव मिल जाए और कोई मैकेनिक या कम से कम पीने का पानी ही मिल जाए। यही सोचकर मैंने ट्रक का दरवाजा लॉक किया, अपनी टॉर्च और एक लोहे की रॉड अपनी सुरक्षा के लिए उठाई और उस कच्ची सड़क की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। कोहरा इतना घना था कि मुझे अपने ही हाथ पैर मुश्किल से दिख रहे थे। चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था, इतना गहरा सन्नाटा कि मुझे अपने कदमों की आहट और अपनी सांसों की आवाज भी बहुत तेज सुनाई दे रही थी। हवा बिल्कुल बंद थी, पेड़ों के पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी तस्वीर के अंदर चल रहा हूं। मुझे चलते हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो गए होंगे, पर उस रास्ते का कोई अंत नहीं दिख रहा था। मेरे मन में अब डर बैठने लगा था। मैं सोचने लगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। मुझे वापस अपने ट्रक पर लौट जाना चाहिए। मैं यह सोचकर जैसे ही पीछे मुड़ने वाला था, तभी मुझे कोहरे के उस पार से एक हल्की सी पीली रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी देखकर मेरी जान में जान आई। मुझे लगा कि जरूर कोई गांव या घर है। मैं हिम्मत करके उस रोशनी की दिशा में तेजी से चलने लगा। कुछ ही देर में मैं एक छोटे से गांव के बाहर खड़ा था। गांव बहुत ही अजीब था। सारे घर मिट्टी के बने हुए थे, लेकिन बहुत ही सफाई से लीपे पुते हुए थे। हर घर के बाहर एक लालटेन जल रही थी, जिसकी पीली रोशनी उस घने कोहरे में एक अजीब सा माहौल बना रही थी। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी, वो थी गांव की खामोशी। इस गांव में किसी भी तरह का कोई शोर नहीं था। न बच्चों के खेलने की आवाज, न किसी जानवर की, न ही किसी घर से रेडियो या टीवी की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई जीता जागता गांव नहीं, बल्कि किसी कलाकार का बनाया हुआ एक मॉडल हो। मैं थोड़ा झिझकते हुए गांव के अंदर दाखिल हुआ। मैं जैसे ही गांव की मुख्य गली में पहुंचा, एक घर का दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला। उसने सफेद कुर्ता धोती पहन रखी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांत मुस्कान थी। नमस्ते भाई, उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा। इस वक्त यहां कैसे? रास्ता भटक गए क्या? मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे मेरा ट्रक खराब हो गया और मैं मदद की तलाश में यहां तक पहुंचा हूं। उस आदमी ने मेरी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो भाई, तुम सही जगह पर आए हो। हमारा गांव शांतिपुर है। यहां जो भी आता है उसे शांति ही मिलती है। रात बहुत हो गई है, तुम हमारे मेहमान हो। खाना खाओ और आराम करो। सुबह तुम्हारे ट्रक के लिए किसी मैकेनिक का बंदोबस्त कर देंगे। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन उसकी वो शांत मुस्कान और गांव का अजीब माहौल मुझे अभी भी बेचैन कर रहा था। वो मुझे अपने घर के अंदर ले गया। घर अंदर से भी बिल्कुल साफ सुथरा था। एक औरत, जो शायद उसकी पत्नी थी, ने बिना कुछ बोले मेरे लिए जमीन पर दरी बिछा दी और पानी का एक लोटा लाकर रख दिया। मैंने देखा कि उस औरत के चेहरे पर भी वही शांत और भावहीन मुस्कान थी। थोड़ी देर में वो आदमी मेरे लिए खाना ले आया। खाने में दाल, रोटी और थोड़ी सब्जी थी। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे खाने पर टूट पड़ा। पर जैसे ही मैंने पहला निवाला मुंह में रखा, मुझे दाल का स्वाद कुछ अजीब लगा। वो मीठी नहीं थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी मिठास थी जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था। उस स्वाद के साथ एक अजीब सी महक भी थी, जैसे किसी जंगली फूल की हो। मैंने भूख की वजह से ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पूरा खाना खा लिया। खाना खाते ही मेरा शरीर भारी होने लगा। मेरी आंखों में नींद भरने लगी, ऐसी गहरी नींद जैसे मैं हफ्तों से सोया ना हूं। उस आदमी ने कहा, लगता है तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ, सुबह बात करते हैं। मैं इतना मदहोश हो रहा था कि ठीक से उसे धन्यवाद भी नहीं कह पाया। मैं वहीं दरी पर लेट गया। मेरी आंखें बंद हो रही थीं, पर मेरे दिमाग का एक हिस्सा अभी भी जागा हुआ था और मुझे चेतावनी दे रहा था कि यहां कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। जैसे ही मैं गहरी नींद में जाने वाला था, मुझे फर्श के नीचे से एक बहुत ही धीमी लयबद्ध गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी मशीन की नहीं थी। वो ऐसी लग रही थी जैसे बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर कोई अजीब सा मंत्र गुनगुना रहे हों। वो आवाज मेरे कानों से होकर मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन पैदा कर रही थी। मैंने उस अजीब सी मदहोशी से लड़ते हुए अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी मुझे दरवाजे पर एक आवाज सुनाई दी। मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया है। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दाल में मिली अजीब सी मिठास, गांव का भयानक सन्नाटा,
लोगों के चेहरों पर वो भावहीन मुस्कान, और अब यह रहस्यमयी आवाज और बाहर से बंद दरवाजा। मैं समझ गया था कि मैं मदद की तलाश में किसी गांव में नहीं, बल्कि किसी भयानक जाल में आ फंसा हूं। मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी, लेकिन मेरा शरीर अभी भी मेरे काबू में नहीं था। मैं बस एक जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ फर्श के नीचे से आती उस डरावनी आवाज को सुन रहा था और अपनी आने वाली भयानक किस्मत का अंदाजा लगा रहा था। मेरा दिल किसी हथौड़े की तरह मेरे सीने पर चोट कर रहा था। मैं उस दरी पर एक बेजान शरीर की तरह पड़ा था। आंखें बंद थीं, लेकिन मेरे कान और दिमाग पहले से कहीं ज्यादा सतर्क हो गए थे। फर्श के नीचे से आती वो धीमी लयबद्ध गुनगुनाहट अब और भी साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज किसी मंत्र उच्चार जैसी थी, लेकिन उसमें शब्द नहीं थे, सिर्फ एक गहरा, रूह को कंपा देने वाला संगीत था। ऐसा संगीत जो सुकून नहीं, बल्कि एक अनजाना खौफ पैदा कर रहा था। वो नशा जो उस दाल को खाने के बाद मेरे शरीर पर हावी हुआ था, अब धीरे धीरे मेरे दिमाग पर भी असर दिखा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर मेरा नहीं है, वो किसी और की संपत्ति हो। मैं अपने हाथ या पैर को हिलाने के लिए पूरा जोर लगा रहा था, लेकिन मेरा शरीर टस से मस नहीं हो रहा था। ये बेबसी का एहसास मेरे डर को और भी बढ़ा रहा था। मैं चीखना चाहता था, मदद के लिए पुकारना चाहता था, लेकिन मेरी जबान भी जैसे सिल दी गई थी। मैंने अपनी आंखों को जरा सा खोलकर देखने की कोशिश की। पलकों के बीच की उस छोटी सी दरार से मुझे कमरे का धुंधला सा नजारा दिख रहा था। लालटेन की पीली रोशनी में दीवारें अजीब सी लग रही थीं। मैंने गौर किया कि ये सिर्फ मिट्टी से नहीं बनी थी। मिट्टी के लेप के नीचे कुछ और भी था, कुछ रेशेदार, कुछ जैविक सा, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। कमरे में वही जंगली फूल जैसी मीठी महक बसी हुई थी, जो अब मुझे किसी इत्र की नहीं, बल्कि सड़न की महक लग रही थी। तभी दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज आई। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए जैसे रुक ही गई। वही अधेड़ आदमी, गांव का मुखिया और उसकी पत्नी अंदर आए। वो दोनों मेरे पास आकर खड़े हो गए। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, ताकि उन्हें लगे कि मैं गहरी नींद में हूं। लगता है इस पर दवा का असर गहरा हुआ है। मुखिया की शांत आवाज मेरे कानों में पड़ी। हाँ, उसकी पत्नी ने भी उतनी ही सपाट आवाज में जवाब दिया। यह शरीर मजबूत है, देव को पसंद आएगा। देव? ये देव कौन था? और मेरे शरीर का उससे क्या लेना देना था? मेरे दिमाग में हजारों सवाल कौंध रहे थे, लेकिन मैं बेबस पड़ा सुनने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। वो दोनों कुछ देर वहीं चुपचाप खड़े रहे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मुझे घूर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई कसाई अपने जानवर को काटने से पहले तौलता है। उनकी मौजूदगी में एक ऐसी ठंडक थी जो उस कोहरे वाली रात से भी ज्यादा ठंडी थी। फिर मुखिया ने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरी रूह को झंझोड़ कर रख दिया। उसने कहा, एक और शरीर मिल गया, अब हमारी बिरादरी और बढ़ेगी। देव की कृपा से शांतिपुर का विस्तार होगा। यह सुनकर मैं समझ गया कि ये लोग मुझे मारने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बिरादरी बढ़ाना और शांतिपुर का विस्तार, इन बातों का क्या मतलब था? क्या ये लोग किसी पंथ या संप्रदाय का हिस्सा थे जो इंसानी बलि देते थे? तभी फर्श के नीचे से आती वो गुनगुनाहट थोड़ी तेज हो गई। उसके साथ ही मुझे फर्श की दरारों से एक हल्की नीले रंग की रोशनी ऊपर आती हुई दिखाई दी। वो रोशनी उस गुनगुनाहट की लय के साथ ही धड़क रही थी, जैसे नीचे कोई विशाल दिल धड़क रहा हो। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन मुझ में जानने की एक अजीब सी बेचैनी भी थी। मैं अपनी गर्दन तो नहीं घुमा सकता था, लेकिन मैंने अपनी आंखों की पुतलियों को घुमाकर उस दरार की तरफ देखने की कोशिश की जो मेरे सबसे करीब थी। जो मैंने उस दरार से झांक कर देखा, वो मंजर शायद मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा। नीचे कोई तहखाना नहीं था, नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा था, और उस गड्ढे में एक विशाल मांस का लोथड़ा था। वो किसी भी जाने पहचाने जीव जैसा नहीं था। वो बस एक धड़कता हुआ, सांस लेता हुआ मांस का ढेर था, जिसमें से हजारों रेशे निकलकर चारों तरफ जमीन में फैले हुए थे। वो नीली रोशनी उसी मांस के लोथड़े के अंदर से आ रही थी, और वो भयानक गुनगुनाहट भी उसी में से पैदा हो रही थी। गांव के कुछ लोग उस गड्ढे के चारों तरफ खड़े थे, और वे सब उसी लय में गुनगुना रहे थे। वे उस विशाल जीव की पूजा कर रहे थे। वो देव जिसके बारे में मुखिया बात कर रहा था, वो यही भयानक जीव था। अब मुझे समझ आया, यह गांव, ये लोग, ये सब उस जीव का हिस्सा थे। वो शायद उसे पाल रहे थे, या शायद वो जीव ही इन सब को नियंत्रित कर रहा था। वो मीठी दाल, वो नशा, ये सब मुझे इस देव के लिए तैयार करने की एक प्रक्रिया थी। ये खौफनाक सच्चाई जानते ही मेरे अंदर जीने की एक ऐसी लहर दौड़ी जैसी पहले कभी नहीं दौड़ी थी।
नशे का असर अभी भी था, लेकिन मेरे दिमाग ने अब शरीर पर काबू पाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। मैंने महसूस किया कि मैं अपनी उंगली को हल्का सा हिला पा रहा हूं। यह एक बहुत छोटी सी कामयाबी थी, लेकिन मेरे लिए यह उम्मीद की एक किरण थी। मैंने फौरन अपनी उंगली को हिलाना बंद कर दिया और फिर से बेजान होने का नाटक करने लगा। मुझे पता था कि अगर उन्हें जरा भी शक हुआ तो मेरा खेल वहीं खत्म हो जाएगा। कुछ देर बाद मुखिया और उसकी पत्नी कमरे से चले गए, लेकिन अब मुझे पता था कि वो वापस आएंगे, और जब वो आएंगे तो वो मेरे लिए मौत का सामान लेकर आएंगे। मुझे यहां से निकलना था, हर हाल में निकलना था। मेरे दिमाग में भागने की तरकीबें बनने लगीं। कमरा छोटा था, एक दरवाजा था जो बाहर से बंद था, एक छोटी सी खिड़की भी थी जिसमें लोहे की सलाखें लगी थीं। वहां से निकलना नामुमकिन था। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था। मुझे नाटक करते रहना होगा कि मैं अभी भी बेहोश हूं। मुझे सही मौके का इंतजार करना होगा। जब वो मुझे इस कमरे से बाहर ले जाएंगे, शायद उस देव के पास, वही मेरा आखिरी मौका होगा। समय बीतता जा रहा था। हर एक पल एक घंटे जैसा लग रहा था। मेरे शरीर में धीरे धीरे थोड़ी जान वापस आ रही थी। अब मैं अपने हाथों और पैरों को हल्का फुल्का हिला सकता था, लेकिन मैंने ऐसा करने की गलती नहीं की। मैं बस मुर्दे की तरह पड़ा रहा, अपनी सांसों को भी काबू में रखकर, ताकि किसी को शक न हो। तभी मुझे बाहर गली से किसी के संघर्ष करने और फिर एक दबी हुई चीख की आवाज सुनाई दी। वो आवाज कुछ ही पलों में शांत हो गई। मेरा दिल दहल गया। मैं समझ गया कि इस गांव में फंसने वाला मैं अकेला बदनसीब नहीं था। मुझसे पहले भी कोई और था, और शायद उसका अंत हो चुका था। लगभग 1 या 2 घंटे बाद दरवाजा फिर से खुला। इस बार मुखिया के साथ एक और आदमी था। उसके हाथ में कुछ रस्सियां थीं और एक मिट्टी के बर्तन में वही मीठी महक वाला कोई तेल था। उन्हें देखकर मेरा खून सूख गया। वो दोनों मेरी चारपाई के पास आए। मुखिया के चेहरे पर वही भावहीन मुस्कान थी। उसने मेरी तरफ झुककर देखा और बोला, समय आ गया है भाई। दुनिया के दुख और तकलीफ से मुक्त होने का समय। अब तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। तुम भी हम में से एक बन जाओगे। उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम में से एक बन जाओगे, इस बात का मतलब था कि मौत के बाद भी मेरा कोई वजूद नहीं बचेगा। मैं भी शायद इन्हीं लोगों की तरह एक बेजान शरीर बनकर रह जाऊंगा, जिसका दिमाग वो नीचे गड्ढे में पड़ा देव नियंत्रित करेगा। दूसरे आदमी ने रस्सी उठाई और मेरे पैर की तरफ बढ़ा। मैं जानता था कि अगर ये रस्सियां मुझ पर बंध गईं, तो फिर बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। मेरी आंखों के सामने मेरे परिवार का चेहरा घूम गया। मुझे अपने ट्रक के केबिन की याद आई, जो इस खौफनाक गांव से कुछ ही मील दूर मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे जीना था। जैसे ही उस आदमी ने मेरे पैर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और अपने पैर को जोर से झटका दिया। मेरा पैर हवा में एक चाबुक की तरह घूमा और उस आदमी के हाथ पर जाकर लगा, जो मुझे पकड़ने के लिए झुका था। उसके मुंह से दर्द की नहीं, बल्कि हैरानी की एक धीमी सी फुसफुसाहट निकली। मेरी इस अचानक हुई हरकत ने उन दोनों को एक पल के लिए पत्थर का बना दिया था। उनके शांत भावहीन चेहरों पर पहली बार कोई भाव आया था, घोर आश्चर्य का। मैं जानता था कि यह पल, यह हैरानी का एक लम्हा ही मेरा एकमात्र मौका था। मैंने इसे गंवाया नहीं। मैंने अपनी बची खुची सारी ताकत को समेटा और उस दरी से किसी जंगली जानवर की तरह उछलकर खड़ा हो गया। मेरा सिर अभी भी घूम रहा था और पैरों में पूरी जान नहीं थी, लेकिन मौत का डर किसी भी नशीली दवा से ज्यादा ताकतवर होता है। मुखिया और उसका साथी अब अपनी हैरानी से बाहर आ चुके थे। उनकी आंखों में अब वो झूठी शांति नहीं, बल्कि एक ठंडी बेरहम नफरत थी। वे दोनों बिना कोई आवाज किए एक साथ मेरी तरफ बढ़े। उनका तरीका किसी इंसान का नहीं, बल्कि शिकार को घेरते हुए 2 भेड़ियों जैसा था। मैं पीछे हटा और मेरी नजर उस मिट्टी के बर्तन पर पड़ी जिसमें वो तेल था। इससे पहले कि वो मुंह तक पहुंचते, मैंने झपट कर उस बर्तन को उठाया और अपनी पूरी ताकत से मुखिया के सिर पर दे मारा। बर्तन टूट गया और वो गाढ़ा मीठी महक वाला तेल मुखिया के चेहरे और कपड़ों पर फैल गया। वो लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा आदमी एक पल के लिए अपने साथी को देखने के लिए रुका, और बस यही उसकी गलती थी। मैंने उसे मौका नहीं दिया। मैं एक भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़ा। हम दोनों के बीच एक भयानक गुत्थम गुत्था शुरू हो गई। वो मुझसे ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, लेकिन उसकी पकड़ में एक अजीब सी अमानवीय ताकत थी। वो चीख नहीं रहा था, न ही गालियां दे रहा था। वो बस चुपचाप अपनी पूरी ताकत से मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा था। उसकी खामोशी उसके इरादों से ज्यादा डरावनी थी। मैंने संघर्ष करते हुए दरवाजे की तरफ देखा। कुंडी अंदर से लगी हुई थी। बस कुछ फीट की दूरी पर
मेरी आजादी थी। मैंने अपने दांतों को उसकी कलाई पर गड़ा दिया। इस बार उसके मुंह से दर्द की एक दबी हुई आह निकली और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। मैंने उसे जोर से धक्का दिया और लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ भागा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने किसी तरह लकड़ी की कुंडी को खोला और दरवाजा खोलकर बाहर गांव की गली में निकल आया। लेकिन बाहर का मंजर देखकर मेरा खून जम गया। जैसे ही मैं उस झोपड़ी से बाहर निकला, गांव में एक अजीब सा बदलाव आ गया। फर्श के नीचे से आने वाली वो गुनगुनाहट अचानक बंद हो गई और उसकी जगह एक गहरी गूंजती हुई आवाज, एक हम्मा का स्वर पूरे गांव से एक साथ उठने लगा। ऐसा लगा जैसे मैंने किसी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया हो और पूरे गांव का अलार्म बज उठा हो। हर झोपड़ी का दरवाजा एक साथ एक ही लय में खुला और उन दरवाजों से गांव के सभी लोग, मर्द, औरतें, बूढ़े बाहर निकले। उन सब ने एक साथ एक ही पल में अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। उनके चेहरों पर अब वो झूठी मुस्कान नहीं थी। उनके चेहरे बिल्कुल सपाट थे, आंखें खाली थीं और वो सब बस मुझे घूर रहे थे। फिर उन्होंने चलना शुरू किया। वो भागे नहीं, उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। वो बस एक धीमी, स्थिर और अथक गति से मेरी तरफ बढ़ने लगे, उस गली में मेरे भागने के सारे रास्ते बंद करते हुए। उनका एक साथ इस तरह चलना किसी इंसानी समूह जैसा नहीं लग रहा था। वो एक ही शरीर के कई अंगों की तरह लग रहे थे, जिन्हें एक ही दिमाग नियंत्रित कर रहा हो। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा। मेरा एक ही लक्ष्य था, किसी तरह उस कच्ची सड़क तक पहुंचना जो मुझे वापस हाईवे तक ले जाती। मैं अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था, लेकिन मेरा दिल जानता था कि मैं इन सबसे ज्यादा देर तक नहीं भाग सकता। वो गूंजती हुई आवाज अब और भी तेज हो गई थी। वो मेरे कानों में नहीं, बल्कि मेरी हड्डियों में कंपन कर रही थी, जिससे मेरा सोचना समझना भी मुश्किल हो रहा था। भागते हुए मैंने जो देखा, उससे मेरे होश उड़ गए। गांव की जमीन जिस पर मैं दौड़ रहा था, उस गूंजती हुई आवाज की लय में हल्के हल्के धड़क रही थी। झोपड़ियों की दीवारों से निकलकर वो अजीब से जैविक रेशे अब जमीन पर भी फैले हुए थे, एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी तक, जैसे पूरे गांव को एक साथ जोड़ने वाली नसें हों। मुझे एक भयानक सच का एहसास हुआ। यह गांव सिर्फ एक गांव नहीं था, यह पूरा का पूरा एक विशाल जीवित प्राणी था और वो झोपड़ियों में रहने वाले लोग उसके हाथ पैर थे और वो देव उसका दिल या दिमाग था। मैं समझ गया कि मैं इन सब से भाग नहीं सकता। ये हर जगह थे। मुझे छिपना होगा, मुझे एक मौका ढूंढना होगा। भागते भागते मुझे दो झोपड़ियों के बीच एक अंधेरी तंग गली दिखाई दी। मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और अपनी गति को धीमा किए बिना उस गली के अंधेरे में घुस गया और एक दीवार से अपनी पीठ सटाकर अपनी सांसों को रोककर खड़ा हो गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि ये लोग उसकी आवाज सुन लेंगे। मैंने गली के मुहाने से बाहर झांका। वो गांव वाले किसी सेना की टुकड़ी की तरह आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके सिर एक साथ दाएं बाएं घूम रहे थे, मुझे ढूंढ रहे थे। वो मेरे बहुत करीब से गुजरे, लेकिन अंधेरे की वजह से मैं उन्हें दिखाई नहीं दिया। मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा कि शायद मैं बच गया, शायद वो लोग आगे निकल जाएंगे और मुझे वापस अपने ट्रक तक जाने का मौका मिल जाएगा। जब आखिरी आदमी भी गली के सामने से गुजर गया तो मैंने कुछ पल इंतजार किया, पर मेरी किस्मत में बचना शायद लिखा ही नहीं था। जैसे ही मैं यह सोचकर थोड़ा सीधा हुआ कि खतरा टल गया है, मुझे अपने ठीक बगल में एक हल्की सी हरकत महसूस हुई। मैंने डरते डरते अपनी गर्दन घुमाई। उस गली के अंधेरे में मुझसे बस 2 कदम की दूरी पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वो मुश्किल से 6-7 साल का रहा होगा। वो बस चुपचाप वहां खड़ा मुझे अपनी बड़ी बड़ी खाली आंखों से देख रहा था। वो चीखा नहीं, वो भागा नहीं। उसने बस शांति से अपना छोटा सा हाथ उठाया और सीधे मेरी तरफ इशारा कर दिया और फिर उसने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से किसी बच्चे की पतली आवाज नहीं निकली। उसके गले से वही गहरी गूंजती हुई अमानवीय हम की आवाज निकली जो उस देव की थी। वो आवाज उस शांत गांव में तोप के गोले की तरह गूंज उठी। उसने मेरी मौजूदगी का ऐलान कर दिया था। गांव वाले जो आगे निकल गए थे वो रुक गए। उन्होंने एक साथ अपने सिर घुमाए। शिकार वापस मिल चुका था और मैं चारों तरफ से घिरा हुआ उस तंग अंधेरी गली में अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। उस बच्चे के मुंह से निकली वो गहरी गूंजती हुई आवाज मेरे लिए मौत के फरमान जैसी थी। गली के मुहाने पर जो गांव वाले आगे निकल गए थे वो एक साथ रुके। बिना एक दूसरे को देखे या कोई इशारा किए उन सब ने एक रोबोट की तरह अपने शरीर को घुमाया
और उस तंग गली की तरफ मुंह कर लिया जहां मैं फंसा हुआ था। उनका सामूहिक रूप से एक ही दिशा में मुड़ना इतना अस्वाभाविक और डरावना था कि एक पल के लिए मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। गली का मुहाना अब मौत का दरवाजा बन चुका था। मेरा एकमात्र रास्ता या तो इस अंधेरी गली में और अंदर भागना था या फिर किसी झोपड़ी के अंदर घुसकर दूसरा रास्ता खोजना था। मेरे दाईं तरफ वाली झोपड़ी की पिछली दीवार पर एक पुराना टूटा फूटा सा दरवाजा था। शायद वो किसी पिछवाड़े में खुलता हो। यही मेरी एकमात्र उम्मीद थी। मैंने अपनी पूरी ताकत से उस दरवाजे पर अपने कंधे से टक्कर मारी। सूखी और गली हुई लकड़ी चरमराने की आवाज के साथ टूट गई और मैं अंदर अंधेरे में जा गिरा। लेकिन जिस जगह मैं गिरा था वो किसी का घर नहीं था। हवा में वही मीठी घुटन भरी महक इतनी ज्यादा थी कि मेरा दम घुटने लगा। मेरे हाथ जिस फर्श पर टिके थे वो सख्त मिट्टी का नहीं था। वो नरम स्पंज जैसा और हल्का चिपचिपा था, जैसे मैंने किसी जानवर की गीली खाल को छू लिया हो। मैं घबरा कर खड़ा हुआ। लालटेन की जो हल्की सी रोशनी टूटे दरवाजे से अंदर आ रही थी, उसमें जो नजारा मुझे दिखा वो मेरे अब तक के खौफ से कहीं ज्यादा भयानक था। ये झोपड़ी एक तरह की नर्सरी थी, देव की नर्सरी। छत से हजारों रेशे नीचे लटक रहे थे और उन रेशों से बंधे हुए कोकून जैसे दर्जनों थैले हवा में झूल रहे थे। वो थैले पारदर्शी थे और उनके अंदर कोई तरल पदार्थ भरा हुआ था और उन थैलों के अंदर इंसानी शरीर थे। कुछ पूरी तरह से बन चुके थे, आंखें बंद किए शांत पड़े थे। कुछ अभी भी बन रहे थे, उनके अंग पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे और कुछ थैले हल्के हल्के हिल रहे थे। तभी मेरी नजर एक थैले पर पड़ी जो मेरे सबसे करीब था। उसके अंदर का चेहरा झिल्ली से लगभग चिपका हुआ था। मैंने उस चेहरे को पहचान लिया। ये वही दूसरे ट्रक का ड्राइवर था जिसे मैंने कुछ घंटे पहले रास्ते के एक ढाबे पर चाय पीते हुए देखा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं। वो मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द, विनती और एक ऐसा खौफ था जिसे कोई शब्द बयान नहीं कर सकता। वो जिंदा था, वो होश में था और उसे पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो उस थैले के अंदर कैद धीरे धीरे उस गांव का हिस्सा बन रहा था। अब मैं हम में से एक बन जाऊंगे का असली मतलब समझा। यह मौत से भी बदतर था। यह आपके शरीर, आपकी आत्मा, आपकी पहचान को खत्म करके आपको एक जिंदा लाश बना देने जैसा था। तभी मेरे पीछे टूटे हुए दरवाजे पर जोर जोर से धड़ धड़ की आवाज होने लगी। गांव वाले अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। उनके हर प्रहार के साथ पूरी झोपड़ी दर्द से करा उठती, जैसे वो भी एक जिंदा चीज हो। दीवारें हल्के से अंदर की तरफ पिचक रही थीं। मुझे वहां से निकलना था। मैं उन लटकते हुए हिलते हुए थैलों से बचता बचाता उस डरावनी नर्सरी के दूसरे छोर की तरफ भागा। मुझे एक और दरवाजा दिखाई दिया। मैंने उसे धक्का दिया और झोपड़ी के पीछे एक दूसरी थोड़ी चौड़ी गली में निकल आया। मैंने कुछ पलों की मोहलत खरीद ली थी। मैं पीछे से आती हुई सामूहिक हम की आवाज को सुन सकता था, जो अब मेरी नई दिशा का पता लगा रही थी। मैं गांव के बाहरी किनारे की तरफ अंधाधुंध दौड़ रहा था। तभी मेरा पैर कबाड़ के एक ढेर से टकराया और मैं मुंह के बल गिरा। उस ढेर में पुरानी झंग लगी हुई चीजें थीं, कुछ टीन के कानस्तर, टूटे फूटे औजार। जैसे ही मैं उठने लगा, मेरी नजर एक कानस्तर पर पड़े चेतावनी के निशान पर गई। वो कीटनाशक का कानस्तर था। उस पर खतरा और जहर का निशान बना हुआ था। मेरे दहशत से भरे दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। यह गांव, यह देव, यह सब कुछ जैविक था, प्राकृतिक था। क्या एक अप्राकृतिक रासायनिक जहर इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है? मैंने यह भी गौर किया कि गांव में हर चीज सलीके से थी, लेकिन यह कबाड़ का ढेर सबसे अलग थलग फेंका हुआ था, जैसे गांव वाले इससे परहेज करते हों। यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन इस नर्क में यह उम्मीद की पहली किरण थी। मेरे पास अभी रुककर उसे उठाने का समय नहीं था, लेकिन मैंने उस जगह को अपने दिमाग में बैठा लिया। मैं फिर से उठा और भागा। अब मैं गांव के आखिरी छोर पर पहुंच चुका था। सामने खुला मैदान था और उसके पार वो जंगल की अंधेरी रेखा, जहां से कच्चा रास्ता हाईवे की तरफ जाता था। आजादी बस कुछ 100 मीटर दूर लग रही थी, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। देव का प्रभाव सिर्फ झोपड़ियों तक ही सीमित नहीं था। जैसे ही मैंने खुले मैदान में कदम रखा, मेरे पैर नरम दलदली मिट्टी में धंसने लगे। जमीन मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी, मेरी रफ्तार को कम कर रही थी। वही जैविक नसें जो झोपड़ियों के बीच फैली थीं, अब जमीन पर सांपों की तरह रेंग रही थीं।
मेरे पैरों में उलझने की कोशिश कर रही थी। मैं अपनी पूरी जान लगाकर उस दलदली जमीन और रेंगती हुई नसों से जूझता हुआ आगे बढ़ रहा था। पीछे पूरा गांव एक खामोश सेना की तरह मेरे पीछे चला आ रहा था। वो गहरी गूंज अब अपने चरम पर थी। मैं मैदान के लगभग आधे रास्ते तक पहुंच चुका था जब मेरे सामने की जमीन ऊपर की तरफ उभरने लगी। देव सिर्फ गड्ढे में पड़ा एक निष्क्रिय जीव नहीं था, वो अपने आसपास की जमीन को नियंत्रित कर सकता था। जमीन एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ फटी और उसमें से मांस की एक मोटी धड़कती हुई दीवार ऊपर उठने लगी। उस दीवार ने जंगल तक जाने का मेरा रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया था। मैं बीच मैदान में फंस गया था। मेरे पीछे उन जिंदा लाशों की भीड़ थी और मेरे सामने मांस की एक जिंदा पल्सेटिंग दीवार थी। भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। मैं वहां बीच मैदान में जम गया था। मेरे सामने मांस की वो जिंदा दीवार धड़क रही थी और मेरे पीछे वो खामोश भीड़ लगातार मेरी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। भागने के सारे रास्ते बंद थे। हर तरफ से मौत मुझे अपनी ओर बुला रही थी। वो गूंजती हुई की आवाज अब मेरे दिमाग के अंदर से आ रही थी, मेरी हिम्मत को तोड़ रही थी। मुझे यह यकीन दिला रही थी कि मेरा अंत निश्चित है। एक पल के लिए मेरे अंदर सब कुछ शांत हो गया। निराशा की एक ठंडी लहर ने मेरे पूरे शरीर को जकड़ लिया। मुझे अपने घर, अपनी पत्नी और बच्चों का चेहरा याद आया। मुझे लगा कि बस यही मेरा अंजाम है। इस अनजानी भयानक जगह पर एक कीड़े की तरह मर जाना ही मेरी किस्मत में लिखा है। मैं हार मानने ही वाला था, लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने उस नर्सरी का वो भयानक मंजर घूम गया। उस कोकून में कैद वो दूसरा ड्राइवर, उसकी जिंदा खौफ से भरी मदद के लिए पुकारती आंखें। मुझे एहसास हुआ कि ये लोग मुझे सिर्फ मारेंगे नहीं, ये मुझसे छीन लेंगे, मेरी आत्मा को कैद कर लेंगे और मेरे शरीर को अपनी उस भयानक बिरादरी का हिस्सा बना लेंगे। ये ख्याल मौत से भी ज्यादा डरावना था। यह एक ऐसी आग थी जिसने मेरी बुझती हुई हिम्मत को फिर से भड़का दिया। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मैं उन्हें खुद को इस तरह जीतने नहीं दूंगा। मेरे दिमाग में उस कबाड़ के ढेर और कीटनाशक के कनस्तर की तस्वीर कौन थी? वो इस नर्क में दिखी एकमात्र अजीब और अलग चीज थी। वो मेरा एकमात्र मौका था, मेरी उम्मीद की अकेली किरण। वहां तक वापस पहुंचना एक तरह से आत्महत्या ही थी, लेकिन चुपचाप खड़े रहकर खुद को उनके हवाले कर देने से तो लाख गुना बेहतर था। लेकिन मैं उन सब के बीच से वापस कैसे जा सकता था? मुझे उनका ध्यान भटकाना था। मुझे कुछ ऐसा करना था जो उन्होंने सोचा भी ना हो। मेरी नजर मेरे सामने खड़ी मांस की उस दीवार पर पड़ी। वो देव की शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। शायद वो उसका सबसे कमजोर हिस्सा भी हो। मेरे हाथ में अभी भी मेरे ट्रक की वो लोहे की रॉड थी जो मैंने अपनी सुरक्षा के लिए उठाई थी। एक पागलपन भरा आत्मघाती ख्याल मेरे दिमाग में आया। मैंने अपने फेफड़ों में जितनी हवा थी उतनी भरी और एक जंगली जानवर की तरह चीखा। वो चीख डर की नहीं बल्कि गुस्से और चुनौती की थी। मैं गांव वालों की तरफ पीठ करके उस मांस की दीवार की तरफ दौड़ा। मैंने हवा में उछलकर अपनी पूरी ताकत और नफरत को समेटकर वो लोहे की रॉड उस धड़कते हुए मांस में घोंप दी। इसका असर मेरी सोच से भी ज्यादा भयानक और तुरंत हुआ। जैसे ही रॉड उस दीवार में घुसी, एक कान फाड़ देने वाली चीख निकली। वो चीख किसी इंसान या जानवर की नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे हजारों शीशे एक साथ टूट गए हों और लोहे के टकराने की आवाज एक साथ गूंज उठी हो। वो आवाज उस मांस की दीवार से नहीं बल्कि पूरे गांव से, हर एक झोपड़ी से, हर एक गांव वाले के मुंह से एक साथ निकली थी। मेरे पीछे आती हुई भीड़ लड़खड़ा गई। उनकी सामूहिक गूंज एक पल में टूट गई। वो सब दर्द से तड़पने लगे। कुछ अपने सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गए, कुछ बिना किसी दिशा के इधर उधर भागने लगे। उनका दिमागी संतुलन जो उस देव से जुड़ा था वो टूट चुका था। देव का पूरा ध्यान उस दर्द पर केंद्रित हो गया था जो मैंने उसे दिया था। मांस की दीवार बुरी तरह से ऐंठने लगी। जिस जगह मैंने रॉड घुसाई थी वहां से एक बदबूदार तेजाब जैसा गाढ़ा तरल पदार्थ फुहार की तरह निकलने लगा। ये वो मौका था जिसका मुझे इंतजार था। मैंने एक झटके में अपनी रॉड को बाहर खींचा और बिना एक पल गंवाए वापस झोपड़ियों की तरफ भागा। इस बार मैं अंधाधुंध नहीं भाग रहा था। मेरा लक्ष्य साफ था, वो गली जहां कबाड़ का ढेर पड़ा था। गांव वाले अभी भी पूरी तरह से संभले नहीं थे। मैं उनके बीच से रास्ता बनाता हुआ भागा। मैं उस गली में पहुंचा और कबाड़ के ढेर में उस कनस्तर को ढूंढने लगा।
मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और फिर वो मुझे दिखा, झंग लगा हुआ पुराना कीटनाशक का कनस्तर। मैंने उसे उठाया। वो भारी था, शायद उसके अंदर अभी भी 1/4 से ज्यादा वो गाढ़ा जहरीला केमिकल बाकी था। यही मेरा हथियार था, इस जैविक नर्क के खिलाफ मेरा एकमात्र रासायनिक हथियार। मैंने उस कानस्तर को ऐसे जकड़ लिया जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। मेरे अंदर डर और एक भयानक इरादे का मिला जुला एहसास था, लेकिन मुझे पता था कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। गांव वालों की कराहने की आवाजें कम हो रही थीं। उनकी सामूहिक गूंज फिर से बनने लगी थी और इस बार उसमें दर्द के साथ साथ बेपनाह गुस्सा भी था। वो समझ चुके थे कि मैं उन्हें चोट पहुंचा सकता हूं। तभी मुझे चारों दिशाओं से भारी कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। वो अब धीरे धीरे नहीं चल रहे थे, वो दौड़ रहे थे। उनकी खामोश तलाश अब एक उन्मादी शिकार में बदल चुकी थी। मैं फिर से गांव के अंदर चारों तरफ से घिरा हुआ था, लेकिन इस बार एक फर्कत था। इस बार मैं निहत्था नहीं था। गांव वालों की दौड़ते हुए कदमों की आवाज किसी तूफान की तरह मेरी तरफ बढ़ रही थी। उनकी गूंजती हुई हम की आवाज में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी भूख भी थी। मैं चारों तरफ से घिर चुका था। मेरे हाथ में वो कीटनाशक का कनस्तर था, लेकिन मैं अकेला था और वो अनगिनत। मैं जानता था कि मैं उनसे भाग नहीं सकता। मुझे लड़ना होगा यहीं और अभी। मैंने तेजी से अपने चारों तरफ देखा और पास की एक खाली झोपड़ी की तरफ दौड़ा। मेरा इरादा उसके दरवाजे पर खड़े होकर एक एक से मुकाबला करने का था, ताकि भीड़ मुझ पर एक साथ हमला न कर सके। मैं झोपड़ी के अंदर घुसा और दरवाजे की तरफ मुड़ा, लेकिन मेरी यह योजना कुछ ही पलों में बेकार साबित हो गई। गांव वाले दरवाजे पर नहीं रुके। उन्होंने उस झोपड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और फिर उन्होंने झोपड़ी की दीवारों को ही नोचना शुरू कर दिया। उनके नाखून किसी लोहे के पंजे की तरह उस मिट्टी और रेशों से बनी दीवार में ढंस रहे थे। पूरी झोपड़ी कांप रही थी। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। मुझे समझ आ गया कि इस गांव का हर एक हिस्सा, हर एक झोपड़ी उस देव के शरीर का ही एक अंग थी और अब वो शरीर मुझे कुचलने के लिए खुद को ही फाड़ रहा था। तभी मेरे ठीक सामने की दीवार में एक बड़ा सा छेद हुआ और एक गांव वाले का चेहरा उस छेद से अंदर आया। उसकी आंखें खाली थीं और उसका हाथ मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। अब इंतजार का वक्त खत्म हो चुका था। मैंने कांपते हुए हाथों से उस कनस्तर का ढक्कन खोला। उसके अंदर से एक तीखी केमिकल की बदबू निकली जो उस गांव की मीठी महक पर भारी पड़ रही थी। जैसे ही उस आदमी का हाथ मेरे करीब आया, मैंने कनस्तर को झुकाकर थोड़ा सा वो गाढ़ा काला केमिकल उसके चेहरे पर डाल दिया और फिर मैं वहां पहुंच गया। गांव के बीचों बीच एक बड़ी सी गोल झोपड़ी थी जो बाकी सबसे अलग थी। उसका कोई दरवाजा नहीं था, बस एक चौड़ा सा प्रवेश द्वार था। मैं उसके अंदर घुसा। वहां फर्श नहीं था। झोपड़ी का पूरा भीतरी हिस्सा एक विशाल गड्ढे के मुहाने पर बना था। मैं किनारे पर खड़ा था और नीचे देख रहा था, सीधे उस देव के दिल में। वो विशाल धड़कता हुआ मांस का लोथड़ा अब गुस्से में बुरी तरह से फड़फड़ा रहा था। उसकी गूंज अब किसी संगीत जैसी नहीं, बल्कि एक क्रोधित जानवर की दहाड़ जैसी लग रही थी। गड्ढे के दूसरी तरफ मुखिया खड़ा था। उसका चेहरा, जो मेरे हमले से जख्मी था, अब ठंडे गुस्से से लाल हो रहा था। उसके साथ कुछ और गांव वाले भी थे जो शायद उस देव के सबसे खास रक्षक थे। वे सब अपने भगवान और मेरे बीच खड़े थे। मैं गड्ढे के एक किनारे पर था। हाथ में वो कानस्तर था जिसमें अब आधे से भी कम केमिकल बचा था। दूसरी तरफ मुखिया और उसके शैतानी सिपाही थे। नीचे देव को अपनी मौत का खतरा महसूस हो चुका था और उसकी दहाड़ से पूरा गांव कांप रहा था। मुखिया ने मेरी तरफ अपनी उंगली उठाई। जब वो बोला तो आवाज उसकी अपनी नहीं थी। वो एक गहरी कई परतों वाली आवाज थी जो सीधे उस गड्ढे के अंदर से आ रही थी। तुमने हमारे शरीर को चोट पहुंचाई है, उस शैतानी आवाज ने कहा, लेकिन अब तुम हमारे हृदय को नहीं छू सकते। यहीं खत्म हो जाओगे। अंतिम लड़ाई का मंच सज चुका था। यह मैं था और मेरा लगभग खाली हो चुका हथियार, और मेरे सामने थे उस शैतान के रक्षक और वो खुद। वो गतिरोध सिर्फ कुछ पलों का था। मेरे सामने गड्ढे के उस पार खड्डा मुखिया और उसके साथी थे। नीचे वो शैतानी देव गुस्से से धड़क रहा था। उसकी गूंज अब सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो मेरे दिमाग पर सीधा हमला कर रही थी। मेरी हिम्मत को तोड़ने की, मुझे झुकाने की कोशिश कर रही थी। मुझे अपनी आंखों के सामने अजीब से डरावने मंजर दिख रहे थे और कानों में फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं।
जो कह रही थीं कि हार मान लो। मुखिया और उसके रक्षक मेरी तरफ दौड़े नहीं, उन्होंने एक ज्यादा भयानक तरीका अपनाया। वे सब उस देव की गूंज के साथ एक अजीब सा मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, उस झोपड़ी के ढांचे में लगी जैविक नसें जिंदा हो गईं। वो किसी जहरीले सांप की तरह फुफकारती हुई मेरी तरफ लपकी। मैं पागलों की तरह एक तरफ से दूसरी तरफ कूद रहा था, उन नसों के हमले से खुद को बचा रहा था। मैंने अपने हथियार की कुछ कीमती बूंदें उन पर छिड़की और वे झलकर राख हो गईं, लेकिन उनकी जगह नई नसें तुरंत आ जाती थीं। मैं समझ गया कि मैं इस तरह ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। मेरा केमिकल खत्म हो रहा था और उस देव की ताकत यहां अपने दिल के पास असीमित लग रही थी। मैं सिर्फ कनस्तर को गड्ढे में फेंक नहीं सकता था। हो सकता था कि इतना केमिकल उस विशाल जीव को मारने के लिए काफी ना हो, और फिर मैं इन रक्षकों के सामने पूरी तरह निहत्था हो जाता। मुझे किसी तरह यह पूरा का पूरा जहर उस देव के शरीर के सबसे नाजुक हिस्से में पहुंचाना था। तभी मैंने एक चीज गौर की। वो देव एक लय में धड़क रहा था और हर धड़कन के चरम पर उसके ठीक बीच में एक मुंह जैसा छेद कुछ पलों के लिए खुलता था और उसी में से सबसे तेज गूंज बाहर निकलती थी। मुझे यकीन हो गया कि वही उसका सबसे कमजोर हिस्सा है। मेरे पास बस एक ही मौका था। एक आत्मघाती पागलपन से भरा विचार मेरे मन में आया। मैंने फैसला कर लिया। मैंने उन हमला करती हुई नसों को और गड्ढे के उस पार खड्डे मुखिया को नजरअंदाज किया। मैंने एक आखिरी बार अपनी पत्नी और बच्चों को याद किया और एक आखिरी निर्णायक दौड़ लगा दी। लेकिन मैं गड्ढे के उस पार जाने के लिए नहीं दौड़ा। मैं दौड़ा और गड्ढे के किनारे पर पहुंचकर मैंने हवा में छलांग लगा दी, सीधे उस गड्ढे के बीचों बीच उस शैतान के मुंह में कूदने के लिए। यह एक ऐसा कदम था जिसकी उम्मीद मुखिया और उसके साथियों ने कभी नहीं की थी। वे एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए। जैसे ही मैं हवा में था, मुखिया गुस्से से चीखता हुआ मेरी तरफ लपका, मुझे हवा में ही पकड़ कर रोकने के लिए। हम दोनों उस ढकते हुए देव के ठीक ऊपर हवा में गुत्थम गुत्था हो गए और हमारे ठीक नीचे उस शैतान का वो विशाल छेद पूरी तरह से खुला हुआ था। उसी संघर्ष में मेरे हाथ से वो कनस्तर छूट गया। वो नीचे गड्ढे की तरफ गिरने लगा, लेकिन अपनी पूरी ताकत से मैंने गिरते हुए भी मुखिया को धक्का दिया और हवा में ही उस गिरते हुए कनस्तर पर एक लात मारी। मेरी लात ने उसका रास्ता बदल दिया। कनस्तर गड्ढे में कहीं और गिरने के बजाय सीधा उस देव के खुले हुए धड़कते हुए मुंह के अंदर जा गिरा। उसी पल मैंने मुखिया को भी अपने से दूर धकेल दिया और वो भी चीखता हुआ नीचे उस गड्ढे में जा गिरा। मैं खुद किसी तरह उस गड्ढे के दूसरे किनारे को पकड़ने में कामयाब हो गया और अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ गया। जो हुआ वो कयामत जैसा था। जैसे ही वो जहरीला केमिकल देव के दिल में पहुंचा, एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। एक भयानक खामोशी और फिर एक ऐसी चीख निकली जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया हो। वो देव भयानक दर्द में तड़पने लगा। उसका शरीर अंदर से पिघलने लगा। इसका असर पूरे गांव पर हुआ। गांव के बाहर खड़े मांस की दीवार एक झटके में ढह गई। गांव के सारे लोग जो अब तक जिंदा लाश बने हुए थे, सबने एक साथ आखिरी बार चीखा और फिर उनकी जीवन शक्ति खत्म हो गई। वे जहां थे वहीं गिर पड़े और उनके शरीर तेजी से धूल में बदलने लगे। पूरा गांव जो उस देव का ही शरीर था, अब तेजी से गलने और सड़ने लगा। झोपड़ियां ढह रही थीं, जमीन फट रही थी। मैं जख्मी और थका हुआ उस ढहते हुए मरते हुए गांव से बाहर की तरफ भागा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं उस मरते हुए जंगल से गुजरता गया। अब जमीन मुझसे लड़ा नहीं रही थी। मैं तब तक भागता रहा जब तक मैं उस कच्ची सड़क से होता हुआ हाईवे पर नहीं पहुंच गया। मेरा ट्रक वहीं खड़िड़ा था, मेरे उस भयानक अनुभव का एक खामोश गवाह। मैं लड़खड़ाता हुआ केबिन में पहुंचा, चाबी लगाई और किसी चमत्कार की तरह एक ही बार में इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने ट्रक को वहां से भगा दिया। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैंने सुबह के सूरज की पहली किरण नहीं देख ली। उस घटना को कई महीने बीत चुके हैं। मैं अपने घर पर हूं, अपने परिवार के साथ, लेकिन मैं अब वो इंसान नहीं रहा जो मैं हुआ करता था। मैंने रात में ट्रक चलाना छोड़ दिया है। जब अंधेरा होता है तो मुझे आज भी वो गूंजती हुई हम हम की आवाज सुनाई देती है। मैंने अपनी कहानी कुछ लोगों को बताने की कोशिश की, पर किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। कुछ को लगता है कि मैं उस रात सदमे से पागल हो गया था, लेकिन मैं सच जानता हूं, आज भी जब मैं किसी सुनसान सड़ी डेड को देखता हूं तो मेरा दिल दहल जाता है।
मैं सोचने लगता हूं कि उस देव जैसा और कितना कुछ इस दुनिया के अंधेरे कोनों में छिपा हुआ है। वो गांव तो खत्म हो गया, लेकिन क्या पता उसका कोई बीज, कोई अंश कहीं और भी हो, जो किसी और दुर्गा प्रसाद जैसे बदनसीब का इंतजार कर रहा हो। याद रखिएगा दोस्तों, हर रास्ता मंजिल तक नहीं जाता। कुछ रास्ते सीधे नर्क में खुलते हैं, और अगर आप बदनसीब हुए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब अपनी दुनिया से निकलकर किसी और की दुनिया में पहुंच गए। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई।